एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने आज रवि से पूछा तो रवि अपने पिछले दिनों और अपनी पहली पत्नी शीला को सोचकर अपना सिर पीट रहा था कि मैं तो हीरा छोड़कर एक कोयले के पीछे भाग रहा हूँ। इसका दिल तो मेरे दिल से काफ़ी मैच करता है। जो 6 साल पहले मैंने अपनी पहली पत्नी के साथ किया वह आज सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरे कर्मों की ही सज़ा है और ये सब तो मेरे साथ होना ही था क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। और उसकी दूसरी पत्नी भी 2 बच्चे थे क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी विधवा थी और काफ़ी पैसे वाली थी। बस उसे एक नौकर की ज़रूरत थी क्योंकि मुंबई में नौकर रखना बहुत महंगा होता है। इसलिए उसने इस आदमी से शादी कर ली थी। रवि को भी किसी ऐसे हमसफ़र की तलाश थी। अब रवि बुरी तरह से फंस चुका था और अपने बीते हुए कल को सोचकर हमेशा तड़पता रहता था और अपनी दूसरी पत्नी के बच्चों को देखकर अपने बच्चों को याद करता था। दूसरी पत्नी के बच्चे उसको पापा भी नहीं बोलते थे। रवि की कहानी कुछ ऐसी है। रवि बड़ी मुश्किल से दुबई जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, मगर अचानक रवि की पत्नी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया उसे कैंसर है और ऑपरेशन करने का 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। रवि अपनी बीमार पत्नी को घर छोड़कर रात को चुपके से दुबई निकल गया। रवि ने सोचा अब उसकी पत्नी उसके किसी काम की नहीं रही। 5 साल के बाद जब भारत लौट कर आएगा तब उसकी पत्नी और बच्चे सब मर चुके होंगे। वह दुबई में ऐश करता रहेगा। जब 5 साल के बाद घर आया तो मेरा दिल फट गया क्योंकि अरे ये तो अभी तक यूं ही बिस्तर पर पड़ी थी। तुझे कितनी बार कहा है मेरे आने से पहले गरम गरम रोटी तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा काम से घर आता हूँ, होटल से भी कुछ लेकर नहीं खाता हूँ और तुझे मेरी फिक्र भी नहीं है। जब देखो बिस्तर पर पड़ी रहती है। ये नहीं कि पति घर आ रहा है उसके लिए कुछ खाना ही बना दूँ। मारे गुस्से के वह अपनी पत्नी रवीना के सर पर ही खड़ा था, मगर रवीना को तो इस तरह तेज बुखार था वह तो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बुखार की वजह से सुर्ख लाल हो रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे और वे कुछ कहना चाहती थी मगर रवीना की जुबान साथ नहीं दे रही थी। एक तो रवि के ठेकेदार ने बहुत बेइज्जती की थी और वे उधर से ही बिलबिलाया हुआ घर में दाखिल हुआ था। एक तो इतनी तेज गर्मी थी कि प्यास से उसकी बुरी हालत थी। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ चला आया था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं पकड़ सका था। अगर रिक्शा लिया तो घर में लकड़ियां कैसे जलेगी। जब तक घर पहुंचा प्यास से बेहाल हो चुका था। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले आंगन में रखे हुए कच्ची मिट्टी के गिलास को देखा। पास ही स्टील का गिलास पड़ा हुआ था। उठाकर जल्दी से घड़े को उल्टा किया था पानी पी सके, मगर ये क्या, घड़ा तो बिल्कुल खाली था। ये देखकर तो वह बहुत ज़्यादा बौखला चुका था। ये कैसी औरत है रवीना जिसने अभी तक घड़ा ही नहीं भरा। वह गुस्से से बिलबिलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे से गिलास फर्श पर फेंक कर दे मारा था। बच्चे जो माँ के आजू बाजू में बैठे थे वे सिहर कर कांप उठे थे, जबकि रवीना यूं ही बेसूध सी बिस्तर पर पड़ी थी। पति की आवाज़ सुनकर तो उसका दिल भी दहाड़ चुका था, मगर हिम्मत कहाँ थी जो कुछ बोल पाती। रवि उसे बातें सुनाई जा रहा था, उसे लापरवाह और कामचोर पत्नी जैसे शब्द से निछावर कर रहा था, मगर वह तो जैसे बेहोशी की हालत में ये सब कुछ सुनती जा रही थी। वह खुद वहीं आंगन में आया और नलके से पानी निकालकर पीने लगा। अभी तक रवीना अपने बिस्तर से नहीं उठी थी और ये बात उसे ज़्यादा आग बबूला कर रही थी। वह वहीं आंगन में खड़ा अपने सर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया था। वह गाली देते हुए कहने लगा, अगर अगले 1 मिनट में उठकर तूने मुझे खाना नहीं दिया तो देखना मैं तेरा क्या हसर करता हूँ। रवि की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 9 साल की थी बाप की धमकी सुनकर रोने लगी थी। पहले तो बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाप के सामने कुछ बोल सकते थे। एक माँ का उन्हें सहारा था। जब भी माँ बाप से लड़ता तो वो माँ के पीछे छुप जाया करती थी। फिर जब तक बाप सो नहीं जाता वह उस जगह से हिलते भी नहीं थे। पहली बार उसकी बड़ी बेटी रिया जल्दी भागकर अपने बाप के पास आई और कहने लगी, पापा माँ को कुछ मत कहो, माँ ने कुछ नहीं किया है, मैं रोटी बनाकर देती हूँ। माँ को बड़ा तेज बुखार है, वह 2 दिनों से यूं ही लेटी हैं। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया है। आप माँ से गुस्सा ना हुआ करो, उनके लिए कोई दवा लेकर आओ। ये सुनकर रवि घूर कर अपनी लड़की को देखा, कहने लगा, तेरी बड़ी जुबान चलने लग गई है। तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है उसको, वह भी उसने सर पर सवार कर रखा है। अरे वह घर में करती क्या है, छोटा सा घर है, कच्चा आंगन है, उसने अभी तक घर में झाड़ू तक नहीं लगाया। सारा टाइम घर में बैठी रहती है। एक खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, उस पर भी उसके नखरे होते हैं। वह बोले जा रहा था जबकि रिया किचन में आ गई। देखा तो सिर्फ इतना ही आटा बचा था।
2 रोटियां ही बना पाती। आज तक उसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर आज बनाना जरूरी था, वरना उसका बाप बवाल खड़ा कर देता। रिया ने छोटे छोटे पटरी उठाकर चूल्हा जलाकर रोटी बनाने लगी। रोटी तवे पर डाली तो उसे याद आया कि अभी तक तो उसने आग ही नहीं जलाई थी। बाहर रवि गुस्से से रिया पर चिल्ला रहा था, ये भी मनहूस अपनी माँ की तरह काम करती है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ। तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर धूप में काम करता रहता हूँ और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते। रिया की आंखों से तो आंसू निकल गए थे। उसने बनाई हुई कच्ची रोटी दोबारा वापस प्लेट में रखा और लकड़ियों में आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था। आग जल भी नहीं रही थी, उल्टा धुआं ही धुआं हो रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया था। रवि की आंखों से भी धुएं की कड़वाहट से पानी आ चुका था। वह गुस्से से फायर हुए शेर की तरह किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही रिया को थप्पड़ मारने लगा। वह बेचारी उस जलते बुझते चूल्हे पर ही जा गिरी थी। उसका कमर और बाजू जल चुका था, मगर उसके बावजूद वह जल्दी से खुद को सहलाती हुई उठकर एक तरफ हो गई। रवि खुद लकड़ियों को जलाकर उस पर रोटी बनाने लगा और रिया को गालियां देते हुए कहने लगा, दफा हो जाओ यहाँ से। एक काम सही से नहीं कर सकती, बस फरमाइश करवा लो तुम लोगों से। रिया रोती हुई वापस अपनी माँ के पास आ गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। छोटे उसके 2 और बहन भाई उसके पास बैठे रो रहे थे। छोटी सी 7 साल की मिष्टी ने जब उसके कंधे और कमर के जले हुए कपड़े को देखा परेशान सी हो गई। जैसे ही रवि किचन से बाहर रोटी बनाकर लाया और खुद मजे से बैठकर खाने लगा, तब वो किचन में गई और घी लाकर रिया के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर के बाद बड़ी मुश्किल से रवीना भी धीमी आवाज़ में पानी मांगने लगी। रिया ने जब ये सुना तो उठकर बाहर गई और पानी लाकर माँ के होठों को लगाया। पानी पीकर रवीना को थोड़ी बहुत ताकत मिली थी। उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। रवि खाना खाकर वहीं चारपाई पर लेट चुका था। उसके पास आधी रोटी पड़ी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी हुई थी, मगर माँ की ये हालत देखी तो बच्चों ने वे रोटी लाकर माँ को खिलाना शुरू कर दिया। खाना खाकर रवीना की आंखें कुछ खुली थी, बुखार की तपिश भी कुछ कम हुई थी। तो उसने रिया को एक नज़र देखा था। उसका बाजू झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से बात किया तो कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था सब बच्चे माँ को बताने लगे। रवीना को तो गुस्सा आ चुका था। वह कहने लगी, ये बात है, ये तो राक्षस है। कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। मुझ पर ना सही, कम से कम अपने बच्चों पर तरस खा लेता। रवीना का बोलना सुनकर रवि एक बार फिर से उस पर चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। रवि कहने लगा, जब मुझे खाना बनाकर देने का टाइम था तब तो तुम मरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही बनाकर खा चुका हूँ अब तुम में जान आ गई है। रवीना रोने लगी थी, कहने लगी, तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ना ही मेरी आंखें खुलती है और ना ही मुझसे कोई काम होता है। तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारा काम कर पाऊंगी। रवि चुप से वहाँ से निकल चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। पत्नी और बच्चों से तो उसे कोई मतलब नहीं था। बच्चे पैदा करके तो जैसे रवीना पर कोई एहसान ही कर दिया था, जो एक टाइम का खाना लाकर देता और उस पर भी बातें सुनाया करता था, और बच्चे रोते सिसकते हुए वे खाना खा लिया करते थे। रवीना की तबीयत बेहद खराब होती जा रही थी। ये देखकर रवि को भी उस पर तरस आने लगा। एक दिन उसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, ताकि पता तो चले कि आखिर तुम्हें कोई बीमारी है या तुम सिर्फ ड्रामेबाजी करती रहती हो। रवीना का तो दिल कटकर रह चुका था। वह पति के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जो हालत रवीना की बताई और फिर कुछ सवाल करने के बाद जब कुछ टेस्ट लिखे तो उसके पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। रवि ने तो हाथ उठा दिए थे, कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। तुमने गले में जो सोने का लॉकेट पहन रखा है ना, वही उतार कर दे दो, बेचकर तुम्हारा टेस्ट करवा दूंगा। वह लॉकेट रवीना की मरी हुई माँ की निशानी थी, मगर अब क्या हो सकता था। वह अस्पताल में मौजूद थी, इसलिए उसने वह लॉकेट उतार कर अपने पति को दे दिया, जिसे बेचकर रवीना के टेस्ट करवाए गए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो रवीना घर पर ही मौजूद थी। रवि खुद ही मजदूरी करने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया था। तब डॉक्टर ने जो बात उसे बताई वह सुनकर एक पल को बिल्कुल सुन रह गया था। डॉक्टर कहने लगा कि रवीना को कैंसर है। आपको जल्द से जल्द उसका इलाज करवाना होगा। उनकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। रवि को सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे दवाइयों की पर्ची दे दी थी। वे सारी दवाइयाँ कम से कम
20 से 25 हज़ार के बीच में थी। उसने डॉक्टर से दवाइयों की पर्ची ले ली और अस्पताल से बाहर निकल आया। एक पल को तो उसका पूरा बदन काम ही नहीं किया था। भले ही वह जरा गुस्से का तेज था और रवीना को बातें सुनाया करता था, मगर जो भी था वह उसकी पत्नी थी। जिंदगी के 11 साल उसने रवीना के साथ बिताए थे। शक्ल व सूरत से वो बड़ी अच्छी थी, मगर जब से ये बीमारी उसे लग गई थी उसका रंगत और खूबसूरती खत्म हो गई थी। वह काफ़ी कमज़ोर और हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। पहले जैसी रौनक नहीं थी। वैसे भी ये लोग गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। ऐसे हालत में भला कैसे प्यार मोहब्बत और आपस में मेल मिलाप रह पाता। फिलहाल डॉक्टर ने जो इलाज का बिल उसे बनाकर दिया था, अगर रवि अपने घर को बेच देता, अपनी सारी जमा पूंजी पत्नी में लगा देता, फिर भी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता था। दवाइयों के खर्च अलग थे। ये सोच सोच कर रवि एक नतीजे पर पहुंचा। उसने सारे रिपोर्ट को रास्ते में फाड़ कर कचरे में फेंक दिया और घर चला आया। घर आया तो रवीना उसी के इंतजार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ अच्छी लग रही थी तो उसने उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। रवि घर आया तो रवीना ने सबसे पहले उसे गर्मा गर्म खाना दिया और कहने लगी, घर का राशन खत्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना। रवि चुप से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब रवि कुछ न बोला तो रवीना खुद ही कहने लगी, आज मेरी रिपोर्ट आनी थी, क्या आया है उस रिपोर्ट में? तुम अस्पताल गए थे या नहीं? ये सुनकर उसने एक नज़र रवीना को देखा और कहने लगा, तुम मुझे सुकून से रोटी खाने देगी या नहीं? घर आते ही सवाल करना शुरू कर देती है। अभी मैं खाना खा रहा हूँ। रवीना की जुबान पर वहीं ताला लग चुका था। वह चुप से उसके पास बैठी अपनी उंगलियां मोड़ने लगी। बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। इस इंतजार में थे कि पापा खाना खा लेंगे, जो बचेगा वह हम सब माँ के साथ मिलकर खाएंगे। मगर तभी खाना खत्म करने के बाद रवि कहने लगा, डॉक्टर ने कहा है कि तुझे मलेरिया हो गया है। ये छोटी सी शीशी है, तुझे पीने को दी है। वह कह रहा था, एक ही सांस में बगैर पानी के पी लेना, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। रवीना ने भी सुख का सांस लिया था और भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, मुझ में कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। रवि ने अपनी जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और निकाल कर रवीना को दे दी और कहा कि पी लेना। उसने भी चुप से सर हिलाया और वे दवा ले ली। कई दिन से रवि अपने एक दोस्त के साथ मिलकर विदेश जाने के चक्कर में था। किसी ने उसे बताया था कि एक एजेंट दुबई में मजदूर को भेज रहा है, वहाँ पर बहुत काम है, उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक रवीना को कुछ नहीं बताया था। यही सोचा कि जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, और रवि ने अपनी पत्नी से नहीं बताया। मगर जब उसने रवीना की इस बीमारी के बारे में सुना, उसने बताने का फैसला छोड़ दिया। उसके बाद जो भी जमा पूंजी थी वे सब उसने अपने दोस्त के पास रखवा दी थी, और जो भी कमा रहा था उसमें से ज़्यादातर पैसा अपने दोस्त के पास ही रखवा रहा था, ताकि दुबई जाने के लिए कुछ पैसे अपने पास रख सके। उसका अकाउंट और वीज़ा दोनों ही फर्जी थे। एक शाम जब वो परेशान था, अपने दोस्त के यहाँ गया तो वहीं से ये खुशखबरी मिली कि उसकी नौकरी दुबई में लग चुकी है और अब कुछ ही दिनों में उसने दुबई जाना है। ये सुनकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में राशन ख़त्म था। उसने रवीना को थोड़ा बहुत राशन लाकर दिया था। कहने लगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम इसी में गुजारा करो। मजबूरन रवीना भी चुपचाप हो जाती थी। पति के पास जब पैसे नहीं होते तो भला क्यों अपने पति को तंग करती रहे। वह खुद ही भूखी रह लेती थी। अपने बच्चों को आधी रोटी करके खाने को दिया करती थी ताकि भूखे ना रह सके। एक दिन सुबह सुबह रवि उठा, बड़ा ही खुश था, कपड़े पहने तैयार हुआ। रवीना उसे गौर से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है रवि, आज तुम बड़े तैयार हो रहे हो, ऐसे तो तुम कभी दिवाली पर भी तैयार नहीं हुए। ये सुनकर रवि कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है, इसलिए हम पहले दावत खाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। रवीना खुश हो गई। फिर कहने लगी, मेरा और बच्चों का भी ध्यान कर लेना, घर में राशन बिल्कुल ख़त्म है। आज रात का राशन लाओगे तो ही पेट भर के खाना खा सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात को भूखे सो जाएं। ये सुनकर रवि कहने लगा, फिक्र ना करो, मैं आज राशन लेकर आऊँगा। ये सुनकर रवीना तसल्ली में हो गई, मगर न जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। फिलहाल रवि ने एक नज़र रवीना पर डाली और फिर बच्चों को देखा। रवि घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे यही समझ रहे थे कि पापा मजदूरी करने गए हैं। रवीना का भी यही अंदाजा था कि पति शाम को राशन लेकर आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका पति तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दुबई जा चुका है। रवि अपने दोस्तों के साथ दुबई जा चुका था, मगर इधर रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था और रवि अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार माँ से सवाल करते,
पापा कहाँ रह गए हैं। पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाते थे, शाम को जोत बत्ती से पहले ही घर आ जाया करते थे। रवीना भी परेशान थी, तबीयत उसकी भी बड़ी ख़राब हो रही थी। बार बार कहते हुए वह गली से बाहर झांक कर देखती थी। उसके साथ काम करने वाले सभी मजदूर जो उस गांव में रहते थे वे तो वापस आ चुके थे, मगर आज न जाने रवि कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर नहीं थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूख से सो गए, जबकि रवीना के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रवि घर नहीं आया हो। पहले तो उसे ये परेशानी हुई कहीं रवि को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, मगर जब उसने पड़ोस के पंकज भाई से पूछा कि रवि कहाँ है, वह काम से घर वापस नहीं आया, तो वो कहने लगा कि पता नहीं, वह तो कल काम पर भी नहीं आया था, बल्कि वह तो काम छोड़कर जा चुका है। वह कह रहा था कि मुझे एक और जगह काम मिल गया है। ये सुनकर तो रवीना के हाथ पांव फूल गए थे। आखिरकार उसका पति कहाँ जा सकता है। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसने पड़ोस से बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा तो पड़ोस की औरतों ने उसे खाने के लिए कुछ खाना दे दिया। उसने थोड़ा बहुत कुछ खाया, बाकी अपने बच्चों को बांट दिया, मगर उसे परेशानी हो रही थी। आखिर रवि कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुबई में रवि की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वह तो वहाँ पर मजदूरी कर रहा था। वहाँ पर उसे कम मेहनत और ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। वह खुश था, उसके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। जब यहाँ पर उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों की भूख से ये हालत हो गई। पड़ोस के जिस घर से भी खाने की खुशबू आती थी वे उस घर में झांकने लगते थे। शायद किसी को उनकी शक्लों पर तरस आ जाए। वे लोग तरस खाकर कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ लोगों को उन बच्चों के मैले फटे कपड़े देखकर तरस आ जाता था। उनको खाने के लिए कुछ दे देते थे, वरना उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। फिर एक दिन रवीना को उसके पति के एक दोस्त ने उसे बता दिया कि उसका पति दूसरे देश में जा चुका है और वहाँ पर अच्छी नौकरी कर रहा है। पत्नी बच्चों से तो उसने नाता रिश्ता तोड़ लिया था, कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर रवीना बहुत रोई थी। उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसे कैंसर था और ये बात अभी तक उसे मालूम ही नहीं थी। उसे अपने बच्चों का भविष्य नजर आने लगा था। भला अकेली अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कैसे उनकी जिम्मेदारी उठा सकेगी। उसे अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी। टाइम बीतता जा रहा था और यूं 6 साल पूरे हो गए। दुबई में रवि अपने बच्चों को भूल चुका था। उसने सोचा था जब घर जाऊंगा पत्नी बच्चे मर गए होंगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। 5 साल पूरा हुआ। वहाँ बॉस ने पुराने वर्कर को शक की बुनियाद पर निकाल दिया था, जिसमें रवि भी शामिल था। उसके दिमाग में रवीना का चेहरा आने लगा था। अब तक तो रवीना मर चुकी होगी और न जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं। फिलहाल उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह 6 साल के बाद हिंदुस्तान लौट आया। रवि अपने घर आ गया, मगर यहाँ पर जो उसे दृश्य दिखाई दिया, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। ये क्या उसका घर था? उसका घर तो कच्चे का आंगन वाला था, मगर यहाँ तो फर्श पर मार्बल लगी हुई थी। सामने बड़ा ही खूबसूरत फूल और पौधों से सजा आंगन था। सामने बहुत सारी लड़कियां सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी। मशीनों के आगे कुर्सियां पड़ी थी और वहां पर गांव की 25-30 लड़कियां बैठी सिलाई कर रही थी। सामने एक कुर्सी पर रवीना बैठी सबको समझा रही थी, जबकि वहीं आंगन में एक तरफ कालीन पर कुछ लड़कियां बैठी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी। रवीना इन सभी लड़कियों में मगन थी। दरवाजे पर खड़े अपने पति को देखा तो पलकें झपकना ही भूल गई थी। रवि चलता हुआ रवीना के पास आया और कहने लगा, रवीना तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं, तुम्हें तो कैंसर था। मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी होगी। अगले ही पल एक जोरदार सन्नाटे वाला थप्पड़ रवि के चेहरे पर लग चुका था। गांव की सारी लड़कियां उसको देखने लगी थी। रवीना कहने लगी, क्यों आए हो? तुम दफा हो जाओ इस घर से। तुम मर्द ही नहीं बल्कि हिजड़े हो और दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा। रवि बौखला चुका था। क्या वही रवीना थी जिसे वो बीमारी की हालत में छोड़ कर गया था? पत्नी को इस हाल में देखकर उसे परेशानी होने लगी थी। पत्नी से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं तो तुम्ही लोगों के लिए बाहर गया था। मगर रवीना ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। कहने लगी, मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं और अब कोई वास्ता नहीं। उनके घर से शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। जब रवि को वहां देखा तो हर कोई रवि को बुरा भला कहने लगा और धक्के देकर उसे गांव से बाहर निकालने लगा। सब कहने लगे, खबरदार, जो तुमने रवीना को दोबारा डराने धमकाने की कोशिश की या उसके घर में दाखिल होने की कोशिश की भी। रवि तो सर पकड़कर बैठ चुका था। रवि को गांव वालों से पता चला
कि उसके जाने के बाद रवीना ने अपने बच्चों के खातिर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। वह एक अच्छी टेलर मास्टर थी। गांव की लड़कियां उसके पास कढ़ाई बुनाई सिलाई सीखने आने लगी थीं और फिर देखते ही देखते एक सिलाई सेंटर की मैडम उसके पास आई और उसे अपने सेंटर में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। 6 साल तक सिखाती रही और फिर इतवार वाले दिन गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती थी और उसके बच्चे बड़े स्कूल में भी पढ़ रहे थे। रही बात रवीना के कैंसर की, तो ये बीमारी खुद ब खुद उसके जिस्म से ख़त्म हो चुका था। जिस तरह की भूख और प्यास उसने काटी थी, उसके बदन में मौजूद कैंसर का जख्म खुद ही ख़त्म हो चुका था। रवीना के बच्चे भगवान के दरबार में मत्था टेक कर अपनी माँ के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करते रहते थे और भगवान ने उनकी तकलीफ को अच्छे सेहत में बदल दिया था। अब रवि पछता रहा था। दोबारा दुबई जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता था क्योंकि उसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी थी। वे अक्सर काम में हेराफेरी किया करता था। उसके बारे में बॉस को पता चल गया था और यूं पत्नी बच्चों से भी दूर हो गया और दुबई की नौकरी तो पहले ही चली गई थी और वह अब अपनी पत्नी के चित से भी चला गया था और नौकरी से हाथ धोकर बैठ गया। यहाँ पर गली वालों ने उसे रवीना के घर में घुसने नहीं दिया क्योंकि गांव वाले तो सभी उसकी हरकतों को जान चुके थे कि कितनी बीमारी के हालत में वह अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया था। और इतनी बीमार पत्नी जब अपने आप को संभाल बैठी तो वापस आ गया। रवीना भी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने बच्चों के साथ खुश थी। अब रवि चाह रहा था कि मैं कैसे भी करके अपनी पत्नी और बच्चों को हासिल कर लूँ, लेकिन वह इस चीज़ में नाकाम रहा। वह यहाँ आकर फिर से मजदूरी करने लगा। वह चाहता था कोई लड़की मुझे मिल जाए, मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन गांव के आसपास के लोग उसके व्यवहार के बारे में जान चुके थे। ये अपने पत्नी बच्चों से गद्दारी कर चुका है। यही सोचकर एक दिन वह गांव से मुंबई शहर निकल आया। यहाँ तो सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, शायद मैं कहीं दूसरे शहर में जाऊँगा, वहाँ पर मुझे मेरी जीवन साथी मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ था। उसे एक लड़की मिल गई थी। लड़की ना कहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चालाक औरत से उसका पाला पड़ गया था। उस औरत ने अपना जाल फेंकना शुरू कर दिया और उसको अपने काम में शामिल कर लिया और रवि से शादी कर ली और उससे गधे की तरह मेहनत करवाती थी। तब जाकर कहीं ये 2 टाइम का रोटी खा पाता था। उसको अपने बीते हुए कल याद आ गए। ये रवीना के साथ कितना मारपीट किया करता था। रवीना फिर भी उसको खाना बनाकर दिया करती थी। यहाँ रवि 4 दिन से बुखार में तड़प रहा था, लेकिन उसकी पत्नी उसे पूछने तक नहीं आई कि रवि को क्या हुआ है। जब रवि ने खुद ही देखा कि उसे कोई पूछ नहीं रहा तो वह अपनी पत्नी के पास चला गया और उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बीमार हूँ, तुम एक बार भी मुझे झांकने तक नहीं आए। मैं 4 दिन से भूखा प्यासा उस कमरे में पड़ा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं ना ही डॉक्टर हूँ और ना ही तुम्हारी माँ हूँ कि बच्चों की तरह तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तुम एक मर्द हो, खुद ही जाकर दवाई ले आओ और आकर खाना बना लेना। तुम्हारी वजह से मेरा 4 दिन से रूटीन खराब हो गया है। ना ही तुमने कोई कपड़े धोए हैं और ना ही तुमने घर में कुछ पकाया है। मैंने इसलिए तुमसे शादी नहीं की थी। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करनी तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब रवि की दूसरी पत्नी शीला ने ये बात कही तो वह किचन में चला गया और खाना बनाने लगा और खुद को कोसने लगा और कहने लगा, रवि तेरी यही औकात है, तू इसी लायक है। इतनी प्यारी पत्नी और बच्चों से तूने गद्दारी की है, तू इसी लायक है। रवि ने अपने लिए कोई दवाई नहीं लाया। मैं रवि के पड़ोस में ही रहता था और उसकी ऐसी हालत देखता था। एक दिन मैंने कहा, रवि तू अपने गांव चला जा, अपनी माँ के पास। शायद तेरी माँ तेरी इलाज करवा देगी और तेरी सेवा भी कर देगी। रवि फूट फूट कर रोने लगा और अपनी कहानी सुनाने लगा। मुझे रवि की कहानी सुनकर एक पैगाम देने का मन किया, इसलिए ये कहानी लिखी है। औरतों को कभी इतना कमज़ोर ना समझे। अगर अपने जीवन साथी बनाया है तो हर मोड़ पर उसका साथ दें। बताइए आप लोगों में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।